बेस्ट एज वेल। बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, आपको पेपर भी मिल रहे हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, लेकिन कुछ लोग जो है उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं भी आ रही। चलो इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तक अगर आपका बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के मतलब कोई क्वेश्चन है ना, अब वो कर लें। कुछ सजेशन है तो उस पर बात कर लें। देन डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स आउटलाइन। जी, हैंड रेज करें अगर किसी का क्वेश्चन है तो। सो देर इज नो क्वेश्चन। अच्छा, आज डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल में जो ऐसे का सबसे क्रिटिकल पोर्शन है, हम उससे स्टार्ट करने लगे हैं। जी आबिद, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड। जी आबिद। आबिद, मैं सुन रहा हूँ वालेकुम आपको। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल, मैंने सर आपसे कल पूछा था कि मैंने लेट सपोज मैंने सोशल मीडिया के कर्सेस पे लिखना है सर। हम्म। तो मैं ब्लेसिंग की बजाय मैंने कर्स को सपोर्ट किया है, फिर वो अपोनेंट का स्टांस बयान किया है, फिर इसको रिफ्यूट किया है। लेकिन लेकिन सर लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस में सर आपने ऑप्टिमिज्म की बात की थी। तो सर लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस में मैंने क्या लिखना है सर? बेटे, लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस जो आखिरी सेंटेंस होगा ना, ये जी। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप? नो सर, कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। बेटे, कंक्लूजन का आपने स्टार्ट एक स्टांस से लिया था, किससे? स्टांस से, यस सर। इनके थीसिस स्टेटमेंट से। पहले जी आपने सर। अपोनेंट का स्टांस दिया, पहले आपने अपना नहीं दिया, फिर आपने जी अपोनेंट का सर। स्टांस दिया। जी सर। आपने पहले अपोनेंट का स्टांस दिया, फिर अपोनेंट का स्टांस को आपने रिफ्यूट किया, जी सर। फिर आपने अपना स्टांस दिया। जी सर। फिर बेटे एक जनरल स्टेटमेंट पे, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे इसको एंड कर देंगे, किसी कोटेशन पे, किसी सेइंग पे, या किसी जनरल बैकग्राउंड पे इसको एंड कर देंगे। सर वो जो कंक्लूडिंग सेंटेंस या जो जनरल बैकग्राउंड है सर, वो मेरे कर्ज की तरफ इशारा करेंगे या क्या है सर? नहीं नहीं यार, जब जर्नल होता है ना, जर्नल फॉर एग्जांपल, आप वहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांटेज की बात कर देंगे या ओवरऑल जी उसके सर। बैकग्राउंड की बात कर देंगे। वो आखिरी सेंटेंस जो होगा ना, ना वो कर्ज की तरह इशारा करेगा, ना वो ब्लेसिंग की तरह। वो तो एक ब्रॉडर लाइन होगी, तमहीद ठीक है वाली नहीं सर। होती। जैसे इंट्रोडक्शन की तमहीद वाली लाइन होती थी, वो किसी एक साइड को तो नहीं लेती थी ना। जी सर। सर इसके कुछ एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं या कुछ दिखा सकते हैं तो इसकी बड़ी ज़रूरत है सर। बेटे, मैंने लास्ट क्लास जब इंट्रोडक्शन शुरू की थी तो मैं उसमें दिखाए थे, और आज मैं दो तीन इंट्रोडक्शन, सॉरी, कंक्लूजन आपके ग्रुप में भेज दूंगा। यस सर। सर आर्गुमेंटेटिव के भेज दे सर। जी, आर्गुमेंटेटिव बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक ओके हो सर, गया? थैंक यू। यस सर। अच्छा माय डियर सर, टुडे हमने, मेरा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि डियर सर, व्हाई डू वी नीड ग्राफ? हम क्यों ग्राफ की क्या जरूरत होती है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेबल्स? टेबल्स क्यों बनाए जाते हैं? व्हाई दिस बुक रिव्यू हैज बीन रिटन? ये बुक रिव्यू क्यों लिखे जाते हैं? Why this executive summary is added in a long document? जब भी कोई एक लंबी डॉक्यूमेंट होगी ना, उसके शुरू में एक एग्जेक्टिव समरी दी जाती है। ये क्यों दी जाती है? वट किताबें आप देखें, बुक्स देखें, तो बुक्स के स्टार्ट में प्रेफेस या फोरवर्ड लिखा होता है। एंड व्हाट इज इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज आउटलाइन? व्हाई डू वी नीड द फॉलोइंग? My dear friend, my answer is only simple and the same. And my answer is that they all have been written in order to provide the overview of a long discussion in some shortened form. तमाम का एक ही फंक्शन है। ग्राफ इस वजह से बनाए जाते हैं कि किसी एक लॉन्ग डिस्कशन को एक मिनिमम स्पेस में कन्वे किया जाए। देखना, सपोज अगर मैं जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं पाकिस्तान के अंदर, मैं ग्राफ बनाऊंगा तो दिस लुक लाइक दिस वन। हाफ पेज पे वो पूरी की पूरी 10 साल की इंडिकेटर्स जो है उनको वो इंडिकेट कर देगा। माय डियर फ्रेंड, अगर इसी चीज को चार्ट में कन्वे करूं तो दिस लुक लाइक दिस वन। माय डियर फ्रेंड, इसी चीज को टेबल में कन्वर्ट करूंगा तो ये ऐसे नजर आएगी कि एक लॉन्ग डिस्कशन जो है उसको छोटी सी फॉर्मेट में कन्वे कर दिया गया है। और माय डियर फ्रेंड, अगर
मैं बात करूं कि इफ यू वांट टू कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन वाया आउटलाइन टू दिस लुक लाइक दिस वन, कि अब आप फॉर्मेट चेंज हो गया है और तमाम की तमाम चीजें जो आप कन्वे कर रहे हैं वो बुलेट फॉर्म में कन्वे कर रहे हैं। सो बेसिक माय डियर फ्रेंड, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था, वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये तमाम के तमाम चीजें जो हैं, जो ग्राफ हैं, जो टेबल हैं, जो बुक रिव्यू लिखे जाते हैं, दे ऑल हैव द सेम फंक्शन, एंड डिफरेंट देयर फंक्शन इज दे हैव बीन रिटन इन ऑर्डर टू कन्वे अ लॉन्ग डिस्कशन इन सम शॉर्टेंड स्पेस। लेकिन जो समझने वाली चीज है, समझने वाली ये है कि डू यू थिंक दैट द राइटिंग ऑफ अ ग्राफ एंड राइटिंग ऑफ अ चार्ट इज द सेम थिंग? क्या ग्राफ और चार्ट को एक ही वे से बनाया जाता है? बिल्कुल एक वे से नहीं बनाया जाता। ग्राफ और है, चार्ट और है, टेबल लुक लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम एज वेल। तो यहां पे मैं इसको और नैरो डाउन करता हूं, मैं सिंपल एंड पे जाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव आउटलाइन एंड वी हैव इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, दे बोथ, आई मीन आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, दे बोथ हैव द सेम फंक्शन। हमने क्या इंट्रोडक्शन में क्या फंक्शन पढ़ा था? हमने इंट्रोडक्शन का पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन का बेसिक फंक्शन ये होता है to provide the summary of a long discussion, to provide the summary of your whole essay as well. And outline has the same function as well. जो इंट्रोडक्शन का फंक्शन है, आपकी आउटलाइन का भी 100% वही फंक्शन है। अब मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन? जैसे इसके 3 मेजर डिफरेंसेस आप नोट कर लें। पहला डिफरेंस ये है, एक मिनट पहले मैं दोनों को फंक्शन, दे बोथ हैव द सेम फंक्शन, and they both have the same function. I mean, their function is to convey a long discussion in some shortened space. कि डिस्कशन इनका फंक्शन ये है कि आपके पूरे के पूरे ऐसे को, कंप्लीट डिस्कशन को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कन्वे करना है। फर्क, देयर आर मेजर 3 differences. Difference number 1 is that the outline is always written in the form of heading and subheadings. कि जब भी आप आउटलाइन लिखेंगे, आउटलाइन के अंदर डियर आपकी हेडिंग्स भी आएंगी और आपकी सब हेडिंग्स भी आएंगी। लेकिन डियर आपके इंट्रोडक्शन जो है उसमें कभी भी यू आर नॉट सपोज टू ऐड द हेडिंग एंड सब हेडिंग। आप कभी भी आपकी हेडिंग और सब हेडिंग उसके अंदर नहीं आएंगी। डिफरेंस नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट ये है, डिफरेंस नंबर 1 मैंने आपको बताया। अगर मैं डियर डिफरेंस नंबर 2 पे बात करूं तो इन तमाम का डिफरेंस नंबर 2 जो है ना, वो ये है कि आउटलाइन जो है वो फ्रेजेस में लिखी जाती है। किसमें? माय डियर स्टूडेंट, आउटलाइन इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन को कभी भी फ्रेजेस में नहीं लिखा जा सकता। इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन को हम हमेशा सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे। 2 डिफरेंस हो गए। और तीसरा डिफरेंस ये है कि डियर आउटलाइन के अंदर पूरे के पूरे ऐसे को कन्वे किया जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर मीन कि आपके एक एक आर्गुमेंट जो है वो आउटलाइन में लिखी जाती है, लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर डियर आप तमाम आर्गुमेंट्स नहीं लिखते हैं। आप आर्गुमेंट्स के 80% जो है वो अपनी आउटलाइन में लिखते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है। अब मेरा आप तमाम लोगों से आई वुड लाइक टू क्वेश्चन, और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि व्हाई डू वी नीड आउटलाइन? क्यों आउटलाइन की क्या जरूरत है? लिखें जरा 3 इसके एडवांटेज, 3 इसके ऑब्जेक्टिव लिखें। मैं फिर पूछता हूं आप लोगों से, हम क्यों आउटलाइन बनाते हैं? जैसे जब तक आपको किसी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का नहीं पता होगा, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिलीव मी यू विल बी अनएबल टू राइट डाउन दीज आउटलाइन। आप देखो, जब तक हमें फंक्शन का ही नहीं पता, ऑब्जेक्टिव का ही नहीं पता, तो फिर हम उस चीज को कैसे करेंगे? हम उस चीज को कर ही नहीं सकते अगर किसी चीज के ऑब्जेक्टिव को आपको पता नहीं है तो। जी आबिद अली, मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। आबिद अली, आप बताएं कि जरा ये आउटलाइन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सर आउटलाइन हमें एक ओवरव्यू देता है सर, इसे का कि इसे में हमने क्या करना है या फ्यूचर मीन हमने ठीक जो है, लिखना है हम क्या लिखेंगे।
अच्छा, इसके अलावा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सर ये एग्जामिनर को एक क्लू देता है सर कि ये वो तो बंदा आपने जो है। ओवर बेटे, वो तो आपने बूम पर बात कर दी है, आपने ओवरव्यू देते हैं। क्लू और ओवरव्यू तो एक ही बात है। यस सर। सर बाकी मुझे पता नहीं सर। अच्छा, ये आमना आप बताएं, आमना आप क्या समझते हैं कि वाई डू नीड आउटलाइन, क्या जरूरत है आउटलाइन की? सर जो एग्जामिनर है वो प्रॉब्ली पूरा ऐसे नहीं पढ़ेगा वर्ड बाय वर्ड, तो आउटलाइन पढ़ेगा और उसको पता चल जाएगा कि इस ऐसे में क्या एलैबोरेटेड वो है। तो हमने ये आबिद अली बात बता चुका है कि दिस ऐसे इज सपोज टू प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ योर होल डिस्कशन, ये उन्होंने बात बता दी है हमें। सर मेरे माइंड में यही आया है। अच्छा जी, राना वकार साहब आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि वाई डू नीड आउटलाइन, क्या जरूरत है? देखो बेटे, जब तक किसी चीज के आपको ऑब्जेक्टिव का पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आउटलाइन क्यों लिखी जाती है, तो फिर आप उसको कैसे लिख सकेंगे? आप उसको लिख ही नहीं सकेंगे, आप उसके स्पिरिट को ही नहीं पहुंच सकेंगे। जी वकार साहब आप बताएं। सर ये इसलिए लिखी जाती है कि आप जो है वो कन्वे करते हैं कि मैंने जो टॉपिक है उसको सही मैंने डिसाइफर कर लिया और मैं ये मेरा मैप है, ये मैं लिखने जा रहा हूँ आगे। ये तो ऑलरेडी ये बात हम कर चुके हैं वकार, ये बात हम कर चुके हैं कि जी ओवरव्यू प्रोवाइड करेगी। सर अपेरेंटली ये फेस ही होता है सर, यही है। इसके अलावा इसका क्या आप कैसे? ऑब्जेक्टिव होता है? चलें, अब यहां से स्टार्ट लेते हैं। मैं सबसे पहले, डियर फ्रेंड, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ये कहते हैं, या इनकी रिकमेंडेड किताबें जो हैं, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उन्होंने इसके 3 ऑब्जेक्टिव पे बात की है। मैं सबसे पहले, डियर फ्रेंड, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एन आउटलाइन is always written in order to provide the overview of your whole essay. This means that your each and every paragraph must be reflected by your outline. आप समझें बेटे, आपके एक एक पैराग्राफ जो होगा ना, वो आपके आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होगा। Yes, and if you have written some paragraph which has not been reflected in your outline, you are not allowed to write such paragraph as well. और इन द सेम वे, अगर आपने कोई आर्गुमेंट अपने ऐसे के अंदर लिखा है, तो उस पे यू आर सपोज टू राइट डाउन अ कंप्लीट पैराग्राफ एज वेल। ओवरव्यू को मतलब ये है कि आपके ऐसे का एक एक पैराग्राफ आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने एक आर्गुमेंट का आउटलाइन के अंदर जिक्र कर दिया है, तो उस पे कंप्लीट पैराग्राफ हर सूरत में लिखा जाएगा। अगर डियर स्टूडेंट आपने एक पैराग्राफ का आउटलाइन के अंदर जिक्र किया है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर उसका जिक्र नहीं किया है, तो इसको एक बहुत बड़ा ब्लंडर या बहुत बड़ी गलती कंसिडर किया जाएगा। तो हमने इसको सिंपल क्या किया, मैंने कहा डियर स्टूडेंट, योर ईच एंड एवरी पैराग्राफ मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बाय योर आउटलाइंस। माय डियर स्टूडेंट, क्यों जरूरत है हमें इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि डियर स्टूडेंट, दिस ऑलवेज ऑर्गेनाइज योर रैंडम थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटलाइन। देखो ना, अगर मैं आपको एक टॉपिक बताऊं, मैं टॉपिक बताऊं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग एंड कार्स, जब आप इसके आइडियाज को लिखने बैठेंगे ना, जिसको आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, उसके अंदर आपके आइडियाज के दरमियान में किसी भी किस्म की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। जो जो आपके माइंड में आ रहा होगा, आप एक पेज पे लिखते जाते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे उस ब्रेन स्टॉर्मिंग को फर्दर जब पॉलिश किया जाता है ना, चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कि ब्लेसिंग को एक पेज पे लिखा जाता है सेक्शन में, कार्स को दूसरे सेक्शन में लिखा जाता है, दिस इज नोन एज आउटलाइन। तो पहला फंक्शन ये हुआ कि माय डियर फ्रेंड, दिस इज रिटन in order to organize your random ideas in some sequence into some order. इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है माय डियर फ्रेंड? और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव ये है कि दिस हैज बीन रिटन इन ऑर्डर टू डिवाइड योर आर्गुमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्शंस। ये क्या करती है? आउटलाइन आपके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको सेक्शन में हमेशा डिवाइड कर देगी। कौन से सेक्शन है? फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है
तो उसका एक सेक्शन जो होगा वो आपका स्टांस होगा, एक सेक्शन इसका अपोनेंट का स्टांस होगा। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख रहे हैं तो एक सेक्शन जो आपका होगा ना वो प्राइमरी हेडिंग होगी और दूसरा सेक्शन जो होगा वो सेकेंडरी हेडिंग होगी। तो सेकंड माय डियर स्टूडेंट, इसका जो मेन मैंने बताया काम, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कैटेगराइज द मेन पॉइंट in the form of headings or sections to organize the paragraph in order that will make a sense as well. और ये इसका जो तीसरा था और मेन ऑब्जेक्टिव है, this has been written in order to create the flow in your writing as well. आज आप में से कोई एक स्टूडेंट बैठे आउटलाइन के बगैर लिखना बैठे तो माय डियर फ्रेंड, ना तो आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो होगा और ये भी बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि आप लिखते लिखते किसी एक जगह जाकर स्टॉप कर जाओगे, आप स्टक हो जाओगे। तो बेसिक पर्पस आउटलाइन का ये लिखा जाता है कि जो आपकी थॉट्स हैं उनको पहले ही एक पेज पे बुलेट की फॉर्म में लिखा जाए, ताकि जब आप लिखने का प्रोसेस आपको शुरू हो ना तो किसी एक पॉइंट पे स्टक ना हो जाए, क्योंकि आपने तमाम की तमाम चीजें पहले लिखी हैं तो आप स्टक नहीं होंगे। तो सो डियर स्टूडेंट, इट हैज 3 फंक्शंस। ऑर्गेनाइज करता है, सेक्शन में डिवाइड करता है और आपकी राइटिंग के अंदर पेस क्रिएट करता है। देखो ना, अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई हुई है, कभी भी आप इवन अदर पेपर जो करते हैं ना, पाकिस्तान अफेयर, उनके भी एक रफ सी आउटलाइन आप बना लेते हैं आखिरी रफ पेज पे, ताकि जब आप लिखने का प्रोसेस हो तो किसी एक जगह आप रुक ना जाएं, स्टक ना हो जाएं। तो ये 3 इसके ऑब्जेक्टिव है। माय डियर फ्रेंड, बेसिकली ना 2 किस्म की आउटलाइन है। अब 2 किस्म के फॉर्मेट है। आप देखते होगे यार, कुछ लोग जो है ना वो कंप्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में आउटलाइन बनाते हैं, सारे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं और कभी कभार उनकी हेडिंग होती ही नहीं है आउटलाइन के अंदर, ना कोई इंट्रोडक्शन की हेडिंग होगी, ना कोई कॉजेस की हेडिंग होगी, एक भी हेडिंग नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों की आउटलाइन जो है ना वो आप देखें लिखते हैं हेडिंग वाली। सो बेसिकली हमारे पास 2 किस्म की आउटलाइन है। हम एक को कहते हैं, पहली जो है ना, हम इसको कीवर्ड्स है, इसको कहते हैं हेडिंग आउटलाइन, और दूसरी जो है ना इसके अंदर कोई हेडिंग शेडिंग नहीं होती, माय डियर फ्रेंड, इसको हम कहते हैं सेंटेंसेस आउटलाइन। कैसे लिखी जाती हैं, लेट मी मूव फॉरवर्ड। यहां पे मैं एक और चीज बताता जाऊं माय डियर फ्रेंड कि बोथ आर्गुमेंटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आपका क्वेश्चन होता है तो आप हैंड रेज कर लिया करें। माय डियर फ्रेंड, बोथ आर्गुमेंटेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव ऐसे, दे हैव देयर ओन वे ऑफ आउटलाइंस। डिस्क्रिप्टिव का अपना मेथड है और जो आर्गुमेंटेटिव है डियर फ्रेंड उसका अपना मेथड है। दोनों का अपना अपना मेथड है। डिस्क्रिप्टिव को मैंने कहा कि अपना मेथड है और आर्गुमेंटेटिव आउटलाइन जो है उसका अपना मेथड है। हम 90% सीएसएस कैंडिडेट तो वो है जो दोनों को अमलगेट कर देता है, दोनों को एक ही वे से लिखने की कोशिश करता है। दोनों की माय डियर फ्रेंड रिक्वायरमेंट ही और है, आप दोनों को अमलगेट कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद आउटलाइन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एसे से मैं स्टार्ट करता हूं। और डियर फ्रेंड, ये एक एसओपी बनाया गया है कि की फीचर्स ऑफ अ गुड आउटलाइन, कि एक अच्छी आउटलाइन जो होगी इट हैज फ्यू की फीचर एज वेल एंड दे आर द की फीचर्स। ये इस आउटलाइन के की फीचर्स हैं कि की फीचर्स ऑफ अ गुड आउटलाइन। मैं इस आउटलाइन से लिखने से पहले मैं एक छोटी सी आउटलाइन दिखाता हूं आपको। आप जरा ये आउटलाइन पढ़ें और मुझे देखो, हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि बेसिक फंक्शन ऑफ एन आउटलाइन इज टू रिफ्लेक्ट द कंप्लीट डिस्कशन एज वेल। क्या आपका एक एक पैराग्राफ जो है ना वो आपकी आउटलाइन में नजर आना चाहिए। क्या डियर स्टूडेंट, आपका एक एक पैराग्राफ जो है ना वो आपकी आउटलाइन में नजर आना चाहिए। ये हमारी आउटलाइन है। आउटलाइन ये है कि को एजुकेशन, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स। आउटलाइन हमने बनाई है इंट्रोडक्शन, मेरिट ऑफ को एजुकेशन, डीमेरिट ऑफ को एजुकेशन एंड कंक्लूजन। ये अब्दुल गफ्फार, आप मुझे बताएं, क्या आप समझते हैं कि बेटे ये पूरे के पूरे ऐसे को रिफ्लेक्ट कर रही है? जी सर, ये जो इंट्रोडक्शन, मेरिट ऑफ को एजुकेशन, डीमेरिट ऑफ को एजुकेशन, कंक्लूजन, ये मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि हमने पीछे ये पढ़ा था
कि आउटलाइन जो होगी वो पूरे के पूरे ऐसे को रिफ्लेक्ट करेगी, यही पढ़ा था ना? यस सर। अच्छा, क्या ये पूरे ऐसे को रिफ्लेक्ट कर रही है? यस सर। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस मेरिट का जिक्र किया जाएगा इस आउट ऐसे में? सर इसमें पहले इसका इंट्रो आ जाएगा। अब पहले सर इसकी वो तो जो आ गया ना, मैं सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें किस किस मेरिट का जिक्र होगा, कौन सा मेरिट इसकी जिक्र किया जाएगा, कौन कौन से मेरिट होंगे? आपको आउटलाइन से पता चला है कि कौन कौन से मेरिट होंगे? नो सर, अच्छा, ऐसे तो नहीं डिफाइन। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है? देखें मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि एक अच्छी आउटलाइन वो आउटलाइन होती है जो आपके ऐसे के एक एक पैराग्राफ ना आपके आउटलाइन से नजर आएगा, हर यस सर। पैराग्राफ आपके आउटलाइन से नजर आएगा। माय डियर स्टूडेंट, वी यूज्ड टू राइट सच टाइप ऑफ आउटलाइंस। ये कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन नहीं है। इस आउटलाइन से तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने यहां तो एक हमने ब्रॉडर लाइन बता दी है कि जी मेरिट्स बताऊंगा। अच्छी आउटलाइन तो वो होती है जो फर्दर बताती है कि कौन से मेरिट का जिक्र किया जाएगा और किस डीमेरिट्स का जिक्र किया जाएगा। यस सर। सो डियर फ्रेंड, पहली चीज जो है ना, पहली चीज हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आउटलाइन की है ना, इट मस्ट बी अ कंप्रिहेंसिव इमेज। कंप्रिहेंसिव इमेज का मतलब ये है कि यूर ईच एंड एवरी पैराग्राफ, कि अगर आपने 20 पैराग्राफ लिखने हैं ना, आप समझे आपका एक एक पैराग्राफ आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर एक भी पैराग्राफ आउटलाइन से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मीन कि ऐसे के अंदर आपने एक पैराग्राफ लिख दी है जिसकी रिफ्लेक्शन आउटलाइन में नजर नहीं आती, तो उसको गलत कंसिडर किया जाएगा। तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपके एग्जामिनर की है ना, वो ये है कि इट मस्ट बी अ कंप्रिहेंसिव इमेज, कि बड़ा कंप्रिहेंसिव किस्म के इमेज होना चाहिए। दूसरी चीज, इन ऑर्डर टू मेक दिस कंप्रिहेंसिव, माय डियर फ्रेंड, दिस कंप्रिहेंसिव बनाने के लिए ना आउटलाइन को, हम हमेशा सबसे पहला काम जो करते हैं, हम अपने ऐसे जो भी हमारा ऐसे है ना, उसको हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। मैंने पहली बात की है कि एक अच्छी आउटलाइन वो होगी जो कि बहुत ज्यादा कंप्रिहेंसिव होगी। कंप्रिहेंसिव आउटलाइन का मतलब ये है कि आपका एक एक पैराग्राफ जो है ना, वो आपकी आउटलाइन से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये की है कि माय डियर फ्रेंड, इन ऑर्डर टू मेक दिस कंप्रिहेंसिव, इसको कंप्रिहेंसिव बनाने के लिए ना, इसको हमेशा हमारे ऐसे जो होगा हम फर्दर उसकी डिवीजन करेंगे, हम उसको फर्दर सेक्शन में डिवाइड करेंगे। और डियर फ्रेंड, हमारे 3 सेक्शन हैं। हमारा सबसे पहला सेक्शन है यूनिवर्सल सेक्शन। यूनिवर्सल का मतलब यह है कि ये एक ऐसी हेडिंग होती है जो हर ऐसे के अंदर जो हेडिंग रिपीट हो ना, हम उसे यूनिवर्सल हेडिंग बोलते हैं। हर ऐसे में रिपीट होगी। और हमारे पास 2 यूनिवर्सल हेडिंग है डियर स्टूडेंट, एक को हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं और दूसरी जो हमारी यूनिवर्सल हेडिंग है हम उसे कंक्लूजन बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि कंप्रिहेंसिव बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक आवर ऐसे मोर कंप्रिहेंसिव, हम हमेशा इसको सेक्शन में या हेडिंग में फर्दर डिवाइड करेंगे। हेडिंग्स को फर्दर मैंने 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। मैंने सबसे पहली हेडिंग का नाम रखा यूनिवर्सल हेडिंग। डियर यूनिवर्सल हेडिंग वो हेडिंग होती है, एक ऐसी हेडिंग जो हर ऐसे के अंदर रिपीट हो रही है ना, हम उसे यूनिवर्सल कह रहे हैं। और 2 हेडिंग ऐसी हैं जो हर ऐसे में रिपीट होती हैं, एक को नाम हमने इंट्रोडक्शन रखा है और दूसरी का नाम हमने कंक्लूजन रखा है। दूसरी चीज डियर, दूसरी जो हेडिंग होती है वो प्राइमरी हेडिंग होती है। ये वही प्राइमरी है जो पीछे हमने पढ़ा था। प्राइमरी का मतलब ये है कि वो हेडिंग, वो सेक्शन जो आपके एग्जामिनर ने आपसे कैटेगोरिकली पूछ लिए, आपको वो हेडिंग बनानी पड़ेगी। अभी देखो हम मेजर हेडिंग सीख रहे हैं डियर, ऐसे के अंदर प्राइमरी हेडिंग मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। 2 चीजें हो गई। और तीसरी जो हेडिंग होती है ना, वो सेकेंडरी हेडिंग होती है। सेकेंडरी हेडिंग वो होती है जो आपके एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा है, लेकिन अगर फिर भी उसको आप ऐड कर देते हो ना, तो आप समझो बेटे आपका स्कोर जो है, नंबर जो है आपके इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन कभी कभार ये होता है कि हमारी 5-5 सेकेंडरी हेडिंग बन जाती हैं।
Sometimes dear student, we have 5 secondary heading as well. लेकिन आप पे एक पाबंदी, आप पे कदगन है, और पाबंदी आप पे ये है कि आप कभी भी किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा सेकेंडरी हेडिंग नहीं दे सकते। कभी कभार डियर स्टूडेंट बेटे, कभी कभार ये भी होता है हमें 10-10 सेकेंडरी हेडिंग बन जाती है। और जिस लम्हे आपने हेडिंग्स बना ली ना, जिस लम्हे आपने ऐसे को प्रॉपर हेडिंग में डिवाइड कर लिया, आप पास हो जाएंगे। मैं मिसाल देता हूं, यहां से हम स्टार्ट लेते हैं। ये हमारा एक ऐसे है, अभी तो इसमें बहुत सी गलतियां होंगी। ऐसे ये है कि देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। मैंने कहा मैंने 3 किस्म की हेडिंग लिखनी है। सबसे पहले यूनिवर्सल लिखूंगा, सबसे पहले यूनिवर्सल ये हेडिंग लिखूंगा, इंट्रोडक्शन, और इसके बाद ये मैं यूनिवर्सल ये लिखूंगा, कंक्लूजन। उसके बाद मैंने कहा प्राइमरी या सेकेंडरी। अच्छा, ये एक नोट कर लें, प्राइमरी और सेकेंडरी का ये कोई रूल नहीं होता कि ये पहले प्राइमरी आएगी या पहले सेकेंडरी आएगी। वो सीक्वेंस पे, वो एक लॉजिक पे डिपेंड करता है। देखो ना, मेरा अगर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स रेमेडीज, तो मेरी प्राइमरी हेडिंग तो रेमेडीज है। मेरी काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस सेकेंडरी है, तो इसमें सेकेंडरी पहले आ जाएंगी, प्राइमरी बाद में आएगी। लेकिन अगर मेरा ऐसे है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स काजेस, तो इस सूरत में प्राइमरी पहले आ जाएगी, काजेस और कॉन्सिक्वेंसेस और रेमेडीज जो हैं वो बाद में आएगी। अगर इस ऐसे को मैं पढ़ूं ना, ये मेरा ऐसे जो है डियर, ये ऐसे इंडिकेट कर रहा है कि इसकी सिर्फ एग्जामिनर ने एक ही हर्डल रीजन पूछी है या एक ही प्राइमरी हेडिंग पूछी है। इसकी प्राइमरी हेडिंग है कि हर्डल्स कौन कौन सी हैं, सेकेंडरी बहुत सी बन सकते हैं। यहां पे एक हमने हेडिंग बनाई है, ये देखें, ओरिजिन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये जो है ये एक सेकेंडरी हेडिंग है। क्यों सेकेंडरी हेडिंग है? क्योंकि एग्जामिनर ने इसका जिक्र तो किया नहीं है, पूछी तो है नहीं आपसे। नेक्स्ट एक और हमने हेडिंग बनाई है, हम लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो डियर, ये भी हमारी सेकेंडरी हेडिंग है, ये भी हमारी प्राइमरी हेडिंग नहीं है। क्यों? ये भी किसी ने नहीं पूछी है। उसके बाद डियर, ये मेरी प्राइमरी हेडिंग है, और प्राइमरी हेडिंग क्या है? हर्डल्स। ये प्राइमरी हेडिंग है। कंसिक्वेंसेस भी मेरी सेकेंडरी है और सोल्यूशन भी सेकेंडरी है। मैंने यहां पे अभी चंद एक लम्हे आपको एक बात की थी। मैंने बात क्या की थी कि 2 से ज्यादा सेकेंडरी हेडिंग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर 2 से ज्यादा आप सेकेंडरी हेडिंग बनाएंगे ना, तो फिर आपकी प्राइमरी हेडिंग जो है ना, वो उनके अंदर गायब हो जाएगी। आपका फोकस तो फिर सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाएगा ना। तो इस वजह से अगर इसका मैं एनालिसिस करूं ना, तो इनमें से 2 मुझे प्राइमरी निकालनी, 2 सेकेंडरी निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि फिर मेरे ऐसे का फोकस ही मेरा ख्याल है मैं इसके अंदर ना तो मुझे ओरिजिन की जरूरत है, ये खत्म कर दूंगा, और ना मुझे कंसिक्वेंसेस की जरूरत है। तो मेरा ऐसे बन जाएगा इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल, देन कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा केस बिल्ड कर लूंगा, देन मैं हर्डल्स लिखूंगा, देन मैं वे फॉरवर्ड लिखूंगा, और देन मैं कंक्लूजन लिख दूंगा। मैंने क्या कहा है कि सर सबसे बड़ी जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो है कि आपने अपने जो भी ऐसे है ना, उसको फर्दर हेडिंग सब हेडिंग में डिवाइड करना है। और जिस लम्हे, जी अब्दुल गफ्फार, सर आप कह रहे थे कि इसमें ना ओरिजिन जो है वो खत्म कर देंगे, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी तो सर लिखना होता है ना। वो इंट्रोडक्शन का हिस्सा बना देंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को क्या बना देंगे? इंट्रोडक्शन का हिस्सा बना वो देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिख दिया ना, ये देखे ना, इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने लिखा व्हाट डज मीन बाय एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसके अंदर यस सर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ जाएगा। यस सर, थैंक यू। ठीक है, उसका अलग सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ये अब्दुल्ला, आप बताओ। सर मेरा ये इंट्रोडक्शन से सवाल है। सर आपने बताया था कि एक हेडिंग पे एक पैराग्राफ बनता है, तो ये इंट्रोडक्शन में हमने 2 क्यों बनाई हुई हैं? ये बताते हैं, इस पे आगे जाते हैं। ठीक है, इस पे आगे जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर सबसे बड़ा जो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो भी आउटलाइन है, सबसे पहले आपने उसको हेडिंग्स में बनाना है। और हेडिंग्स क्या हैं? यूनिवर्सल, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब यहां पे एक छोटा सा, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। ये एक ऐसे है, और ऐसे है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। आप इसकी हेडिंग्स को देखें,
और देखें, हेडिंग्स देख के मुझे बताएं कि क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, यूनिवर्सल सही हेडिंग बनाई गई है। और फिर आउट ऑफ 10 अगर सही बनाई गई है तो 10 में 8 नंबर दे दें। आउट ऑफ 10 आपने इसकी मार्किंग भी करनी है, अपने कमेंट्स में नंबर लगा देने हैं कि इस आउटलाइन की, हेडिंग्स की, यहाँ ABC लिख दिया है, इसके आर्गुमेंट्स बाद में लिखेंगे। आप जरा इसकी मार्किंग करें कि आप इसको कितने नंबर देंगे। इसको अब क्या स्कोर देंगे? क्या ये हेडिंग सही बनी हुई है? सही बनी हुई है तो ज्यादा स्कोर आएगा, सही नहीं बनी हुई है तो कम स्कोर आएगा। रीड दिस केयरफुली और देन आप इसकी मार्किंग करें कि आप इस आउटलाइन को कितने नंबर देते हो। दानिश साहब ने 0 दे दिए, मरियम ने 2 दिए, फैजा ने 1 दिया, आमना ने भी 1 दिया। जी आमना, जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आमना 1 नंबर आपने क्यों दिया आउट ऑफ 10? सर जो ऐसे है ना, इट्स बेसिकली अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके फैक्टर, तो ये इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे एलैबोरेट कर दिया। ऐसे किस पे? सर इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसके क्या थ्रेट्स हैं, उसके कॉजेज, नॉट क्लाइमेट चेंज के कॉजेज। आप ऐसे पढ़ो, जरा रीड आउट करो। क्लाइमेट चेंज a real threat for economic growth of Pakistan. अच्छा, आप इसकी क्या हेडिंग बनाती, जरा मुझे आप बना के दे दें। सर प्राइमरी, हाँ, causes of economic crisis in Pakistan. बड़े ऊपर आपसे ऐसे में पूछा गया है कहाँ पे काजेस? प्राइमरी तो वो होती है जो ऐसे की हेडिंग से पूछी जाती है, कहाँ पूछी गई है आपसे? आमना, काजेस वो, सॉरी, प्राइमरी वो होती है जो आपके एग्जामिनर ने कैटेगोरिकली आपसे पूछी हुई है। सर काजेस तो क्लाइमेट किधर? चेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ 2 चीजें हैं। हाँ, Real तो ये threat. इस हेडिंग के अंदर दोनों को जिक्र है नहीं। ये ऐशा आप मैं बताओ, फर्स्ट वाली की बात कर रही थी। ऐशा आप बताएं। सर कौन तो सेकेंडरी हेडिंग आ सकती है, लेकिन लाइक एक जो प्राइमरी हेडिंग होगी वो ये होगी एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, रियल थ्रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। कंसिक्वेंसेस नहीं आ सकती? मतलब कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, मतलब वो सेकेंडरी हेडिंग होगी। प्राइमरी क्या होगी? प्राइमरी ये होगी कि मतलब एविडेंसेस के, मतलब क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान पे। अच्छा, ये जरा पढ़ें, कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इम्पैक्ट्स नहीं है? इम्पैक्ट्स, हाँ ये इम्पैक्ट्स हैं। तो ये प्राइमरी सही बनी गई है? सर ये ठीक है। सही आप कह रही हैं, ये आउटलाइन सही है? सर लेकिन वो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट इन पाकिस्तान, ये थोड़ी सी मतलब इसमें irrelevant इशू है। लग रही है। अच्छा, कैसे इररेलेवेंट? कैसे? आप जरा इसको रेलेवेंट करें। सर वो असल में उसका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, मतलब किस तरह, मतलब मतलब ये उसका तो फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान पर है ज्यादा। आप सेकेंडरी हेडिंग क्या लिखती हैं ऐशा, अगर आप लिखती तो? सेकेंडरी अगर आप लिखती इसकी सेकेंडरी हेडिंग तो आप क्या लिखती? इससे पे वो तो सॉल्यूशन, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस लिखें तो उसके बाद मतलब सॉल्यूशन, या कैसे इम्प्रूव करें इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, या चेक कैसे करें क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, तो ये तो आप बताएं। तो सर पहले बताया आप इस आउटलाइन में कितने नंबर देंगे? सर अराउंड 2 to 3। अच्छा, रीजन? तो इसमें इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है, हमारा कंसिक्वेंसेस भी हैं। ये 3 हेडिंग्स ठीक हैं। और काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ये ठीक नहीं है। कासेस नहीं है ठीक? नहीं सर। तो इसमें क्या मसला है? इसमें ये लिख सकते हैं कि हम पहले लिंक बयान कर देंगे क्लाइमेट का और इकोनॉमी का, हम्म क्या लिंक है आपस में।
इवन इकोनॉमी क्लाइमेट को तबाह करती है या क्लाइमेट इकोनॉमी को तबाह करता है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। और सेकंड सब कंसिक्वेंसेस तो आ जाएगा, फिर हमारी एक केस स्टडी आ जाएगी पाकिस्तान की ही, जिसमें हम पूरी एक इकोनॉमी एक इंडस्ट्री को हम सा बयान कर देंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशंस बता देंगे और सर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। देखें माय डियर फ्रेंड, जरा चीज़ों को ना जरा तवज्जो से, आपने जो मैं बात बताना चाह रहा था या जो मैं चाह रहा था, जिस बात का इशारा करने में से शायद किसी एक ने भी उसका जिक्र नहीं किया है। अब मसला ये है कि बेटे जब आपने हेडिंग बनानी है ना, क्या बनानी है, हेडिंग्स बनानी है, वहां पे एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपने ख्याल रखना है कि ऐसे के अंदर जो कीवर्ड्स पूछे गए हैं ना, बड़े एग्जामिनर ने जो अपनी टॉपिक के अंदर जो हेडिंग के अंदर वर्ड यूज करना है, आपको हर सूरत में उस लफ्ज को यूज करना पड़ेगा। यू आर सपोज टू यूज द कीवर्ड ऑफ योर एसे इन हेडिंग। आपको हर सूरत में जो कीवर्ड्स हैं उनका जिक्र करना पड़ेगा, कि आपके जो कीवर्ड्स हैं ना उनका हर सूरत में जिक्र होना जरूरी है। अब जरा इसको पढ़ते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं डियर स्टूडेंट इस आउटलाइन को 0 मार्क्स दूंगा। क्यों 0 दूंगा? चलो पहली हेडिंग आपने सही बना ली, इंट्रोडक्शन यूनिवर्सल हेडिंग ठीक हो गई और कंक्लूजन भी ठीक हो गई। अब ये मेरी प्राइमरी हेडिंग है। जैसे मेरा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, और यहां पे मैंने काजेज लिख दी है क्लाइमेट की। क्लाइमेट इज समथिंग एल्स, क्लाइमेट तो चीज ही और है, क्लाइमेट और चीज है। ये तो टोटली मैंने इररेलेवेंट लिख दी। मुझे तो किसी ने आप में से नहीं बताया कि सर ये सेकेंडरी हेडिंग है ही इररेलेवेंट। भाई मेरा टॉपिक जो है ना यहां पे क्लाइमेट चेंज है, मेरा टॉपिक क्लाइमेट है ही नहीं। तो पहली बात यह है कि मैंने जो सेकेंडरी हेडिंग बनाई है वो गलत बनाई है। दूसरी बात यह है कि बेटे इस ऐसे के अंदर एग्जामिनर ने 2 चीजों का लिंक पूछा है। उसने कहा क्लाइमेट चेंज, हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेड। जैसे उसने लफ्ज थ्रेड यूज किया है। थ्रेड का मतलब होता है खतरा। यहां पे हमने हेडिंग सही बनाई है, लेकिन डियर मैंने लफ्ज लिख दिया कंसिक्वेंसेस। बेटे कंसिक्वेंसेस होता है असरात। किसी भी चीज के कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर जब मैं ऐसे लिखूंगा और मैं कंसिक्वेंसेस का वर्ड लिखूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि मेरा जो भी टॉपिक है मैं टॉपिक से डेविएट कर जाऊं। तो डियर स्टूडेंट इस वजह से इसमें एक ही गलती है, और मेरी गलती ये है कि मैं लफ्ज कंसिक्वेंसेस नहीं लिखूंगा। डियर स्टूडेंट मैं लफ्ज जो है ना यहाँ पे पूरा लिख दूंगा काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, और यहाँ कंसिक्वेंसेस को मैं खत्म कर दूंगा। मैं लिखूंगा कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान, या इवन सिंपल मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, थ्रेड ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपकी हेडिंग ही सही नहीं बनती, जब तक आपने कंटेंट ही रेलिवेंट नहीं दिया है, तो आप समझें बेटे उस वक्त तक आप पास नहीं होंगे। अब देखो ये एक और ऐसे आया था, पिछले साल एक ऐसे आया था। मेरी एक बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है, बाहर की हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी। मैंने जब भी ऐसे लिखता था, आउटलाइन लिखवाता था, इंट्रोडक्शन लिखवाता था, मैंने कभी भी उसे लेस देन 6 मार्क्स नहीं दिए। शी अपीयर्ड इन एग्जाम और शी गॉट 0 आउट ऑफ अगेन 100। उसमें कि 100 में से 0 नंबर आए। ये ऐसे उसने लिखा। जरा इसकी आउटलाइन पढ़ें और मुझे बताएं कि आउटलाइन में कहां पे एग्जाम में वो गलती कर गई है, और वाकई इसके 0 बनते हैं। रीड दिस केयरफुली। ये हनान बेग। हनान, आप मुझे बताओ बेटे इस आउटलाइन में आपको कहां पे मसला नजर आ रहा है? ये ऐशा बता दे, ऐशा बासी। वर्ड एजुकेशन यूज किया क्लासरूम की जगह पे। बेटे देखो आप 100% डेविएट हो गए हो। अगर एग्जामिनर ने बेटे आपसे क्लासरूम का वर्ड पूछा है ना, तो उसके पीछे पूरी की पूरी उसकी एक फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है।
आपने तो जो आपका की टॉपिक है, आप तो टॉपिक से 100% डेविएट कर गए हो। माय डियर फ्रेंड, यहां पे आपने एजुकेशन का लफ्ज लिखा है। आपसे तो एजुकेशन किसी ने पूछी ही नहीं है, आपसे तो क्लासरूम को पूछा गया। तो इस वजह से अगर मैंने बड़ी एक आपको सिंपल सा फार्मूला बता दिया है। मैंने कहा सिंपल फार्मूला डियर फ्रेंड, मैंने आपको ये बताया है बेटे, कभी भी आपके जो कीवर्ड्स हैं ऐसे के टाइटल के अंदर आपको तमाम के तमाम कीवर्ड्स को रिपीट करना पड़ेगा। आपको आपके जो कीवर्ड्स हैं हर सूरत में उन कीवर्ड्स को लिखना पड़ेगा। यू आर नॉट सपोज टू डेविएट फ्रॉम देम एज वेल। आप कभी भी उनसे डेविएट नहीं कर सकते। किसी भी सूरत में आप डेविएट करेंगे तो डियर स्टूडेंट आप फेल हो जाएंगे। बड़े एग्जामिनर कोई आपके पेपर के अंदर लफ्ज लिखता है ना, उसके पूछे पूरी की पूरी की उसकी फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है। हम क्या करते हैं, हम 100% उसे डेविएट कर जाते हैं, 100% डेविएट कर जाते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो आपके एग्जामिनर की है ना डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि जब आप हेडिंग्स बनाएंगे, देखो बेटे मैं समझता हूं आपका पूरे का पूरा ऐसे जो है ना वो आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पे और टॉपिक की जब हेडिंग्स बनते हैं उन पे डिपेंड करता है। अब बहुत से लोगों का आपने देखा 0 मार्क्स आए। 0 वाले वो है जिन्होंने ये काम किया हुआ है कि उन्होंने टॉपिक को समझा ही नहीं है, टॉपिक से हट के, और वो गलती कहां पे करते हैं, आउटलाइन में करते हैं। जैसा आपके एग्जामिनर की जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि एवरी हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्या आप जितनी भी हेडिंग बनाएंगे डियर स्टूडेंट, आपकी तमाम की तमाम हेडिंग्स जो हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। हम हेडिंग क्या बनाते हैं, हम हेडिंग बनाते हैं फॉर एग्जांपल ये ऐसे होगा ना, मैं यहां पे हम हेडिंग बनाएंगे मेरिट्स, ये अगला पोर्शन नहीं लिखेंगे, हम हेडिंग बनाएंगे डी मेरिट्स। फॉर गॉड से किस चीज के बेटे मेरिट और डी मेरिट्स की बात आप कर रहे हो? क्या आप हम हेडिंग बनाते हैं काजेस, किस चीज की काजेस? ये आगे होता ही नहीं हो कुछ, एक सिंगल वर्ड की हेडिंग बन जाती है। इससे ओवरऑल इंडिकेट होता है कि यार यू आर वेरी हरी एंड यू आर वेरी लेजी पर्सन। अब क्या मतलब है इस मेरिट का, डीमेरिट्स का क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट, मेरी एग्जामिनर की जो सबसे बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट होती है ना, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जब भी डियर स्टूडेंट आप हेडिंग और सब हेडिंग बनाए ना, उसके तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे, और सॉरी वो पूरी की पूरी हेडिंग होनी चाहिए। और इसके दो एडवांटेज है डियर स्टूडेंट। इसका पहला एडवांटेज ये है कि आपको पता है यू आर सपोज टू मेक, कि आपने वो 3000 अल्फाज या 1500 या 2000 अल्फाज भी पूरे करने होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका एक ही काम है, और डियर स्टूडेंट आपका काम ये है कि बेटे जो आपका एग्जामिनर है, आपने अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है। अगर आप अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे ना, यू विल गॉट 0 मार्क्स एज वेल। मैंने क्या बताया? मैंने कहा डियर स्टूडेंट एवरी हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। क्या आपकी तमाम हेडिंग जो है, हर हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। और डियर स्टूडेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि आपकी हेडिंग का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, और मेरे नजदीक आपको पता है आपने कितनी ऐसे में गलतियां करनी होती हैं, एक गलती के पीछे 1 नंबर कटता है। एक गलती किया है ना तो आप समझे आपके 1 नंबर कट जाएगा। और बिलीव मी बड़े, हमने ये नोट किया है कि आपने 40 गलतियां करनी है, यू वुड बी नोवेयर। और ये 40 का आपकी गलतियों का जो कोटा है ना, आप में से जैसा मेजॉरिटी वो लोग हैं कि आप अपनी गलतियों का पूरा कोटा जो है ना वो आप अपनी आउटलाइन में ही पूरा कर लेते हो। और आउटलाइन में आपकी जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो पंक्चुएशन की गलतियां होती हैं। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहां पे डियर रूल लिखा है कि जब भी आप हेडिंग लिखेंगे, मैंने क्या लिखा है, कैपिटलाइज एवरी कीवर्ड ऑफ टाइटल, every keyword of topic, every keyword of heading and every keyword of subheading। कि जब जिस भी चीज को मार्कर से आप लिखते हो या लिखी जा सकती है, मार्कर से आपको पता है 3 चीजें होती हैं, या हम यहाँ पे लफ्ज मैंने 3 यूज किए हैं, टाइटल, टॉपिक, हेडिंग, ये एक ही चीज है। फिर उसके नीचे सब हेडिंग, उनके तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो होंगे वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कैसे? यहाँ पे हमने लिखा की,
कैपिटलाइज किया, फीचर का एफ कैपिटलाइज किया, ऑफ का ओ कैपिटलाइज नहीं किया, आर्टिकल के ए कैपिटलाइज नहीं किया, बोर्ड का जी कैपिटलाइज किया और आउटलाइन का ओ कैपिटलाइज किया। मैंने कहा माय डियर फ्रेंड, बेटे जब भी आप कोई हेडिंग लिखेंगे, आप कोई सब हेडिंग लिखेंगे, तमाम के तमाम वर्ड्स कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। क्या नहीं लिखा जाता? प्रीपोजिशन नहीं लिखी जा सकती, आर्टिकल नहीं लिखे जा सकते, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे जा सकते, प्रोनाउन नहीं लिखे जा सकते और कंजंक्शन नहीं लिखे जा सकते। अब मैं आपको ना बड़ी डिटेल के साथ, आप जरा अटेंटिव होके बैठना है। माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, हम अपनी आउटलाइन में इतनी गलतियां कर देते हैं पंक्चुएशन की। मैं चंद एक पंक्चुएशन यहाँ पे, हालांकि मैंने आपको पढ़ाई थी पीछे एक क्लास में थोड़ी सी, अब उन पे मैं आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इन डिटेल। देखो, मैं अक्सर हम एग्जामिनर ये देखते हैं, मेरे यहाँ में से मेजॉरिटी वो लोग होते हैं कि आप टाइटल लिखते हो और टाइटल के इर्द गिर्द आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हो। आपने टाइटल लिखा कि देयर आर सम हर्डल इन द वे ऑफ अ ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट, और इसके इर्द गिर्द आपने डियर फ्रेंड यू हैव यूज्ड द इन्वर्टेड कॉमास आउट ऑफ दिस वन एज वेल। अब जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बेटे ये क्यों इन्वर्टेड कॉमास यूज किया गया, तो उनका जवाब होता है सर इसको हाईलाइट करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, बेटे किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप कभी भी इन्वर्टेड कॉमास का यूजेज नहीं कर सकते। कि इस चीज को डियर फ्रेंड हाईलाइट करने के लिए आप किसी भी सूरत में इन्वर्टेड कॉमास का आप यूजेज ही नहीं ये कर सकते हो, ये हटा देंगे। ये तब आप एक ही सूरत में है इसकी यूज करना, और सूरत वो है कि डियर फ्रेंड इसको हम उस वक्त यूज करते हैं व्हेन यू विल कोट समवन, जब आप किसी को कोट करोगे तो यूज करेंगे, अदरवाइज इनको हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैंने डियर फ्रेंड देखा है, आपकी सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं ना आउटलाइन के अंदर फुल स्टॉप की होती हैं। ये देखो, हमने इंट्रोडक्शन लिखा और इंट्रोडक्शन के इर्द गिर्द हमने फुल स्टॉप ऐड कर दिया। अब जरा सुन लें माय डियर फ्रेंड, फुल स्टॉप के चंद एक रूल्स हैं। फुल स्टॉप का पहला रूल ये है कि फुल स्टॉप हमेशा कंप्लीट सेंटेंस के एंड पे आता है। ये इंट्रोडक्शन के एंड पे या कंक्लूजन के एंड पे आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? इस वजह से नहीं आ सकता, ये तो एक सिंगल वर्ड है, चाहे सिंगल वर्ड है चाहे फ्रेज है। जैसे ना तो ये सिंगल वर्ड्स के बाद आ सकता है, ना ये फ्रेज के बाद आ सकता है। मैंने एक ही यहां पे आपको इसका रूल बता दिया, दिस कैन बी यूज फुल स्टॉप हमेशा आपके सेंटेंस के बाद आएगा, सेंटेंस के अलावा डियर कभी भी आप फुल स्टॉप को यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? जहां तक इवन कभी कभार डियर फ्रेंड ये फुल स्टॉप के बाद भी नहीं आता। यहां पे देखें, सॉरी, कभी कभार ये कंप्लीट सेंटेंस के बाद भी नहीं आता। यहां पे एक मैंने कंप्लीट सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ की रीजन। पहली बात तो ये है कि आउटलाइन के अंदर सेंटेंसेस आते नहीं है, और खुदा ना खास्ता डियर फ्रेंड आपका सेंटेंस आ भी गया है तो उसके एंड पे भी फुल स्टॉप नहीं रिक्वायर्ड होगा। क्यों? इस सूरत में डियर फ्रेंड फुल स्टॉप दो होते हैं। अगर किसी चीज के शुरू में फुल स्टॉप आ गए ना, ये देखो ये इसके इनिशियल फुल स्टॉप आ गए, खास तौर पे जब चीजों को हम बुलेट्स में लिखते हैं ना, 1 2 3 में लिखते हैं, इनके शुरू में फुल स्टॉप आ जाता है। अगर किसी चीज के शुरू में फुल स्टॉप आ गया तो एंड पे नहीं आएगा। नीचे दोबारा मैंने किया हुआ है, ये भी फुल स्टॉप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसके तो शुरू में फुल स्टॉप आ गए, हालांकि ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन यहां एक और चीज आपको पता है, किसी सूरत में फुल स्टॉप आ भी जाता है। अगर बेटे ये पहले फुल स्टॉप को ना ब्रैकेट में खत्म कर दें, ब्रैकेट बना दें, इसको फुल स्टॉप लिखे ही नहीं, इनके यहां पे 1 लिखें और 1 के बाद आप ब्रैकेट लिख दें, चाहे फिर सेंटेंस होगा तो फिर इसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा। क्योंकि बेटे एक सेंटेंस के अंदर 2 फुल स्टॉप नहीं आ सकते। 2 चीजें हो गई, मैंने आपको यूज ऑफ इन्वर्टेड कॉमास बताया, और दूसरा मैंने फुल स्टॉप का आपको रूल बता दिया। मैंने ये बताया कि बेटे फुल स्टॉप कभी भी सिंगल वर्ड्स के बाद नहीं आ सकता, फ्रेजेस के बाद नहीं आ सकता, ना तो ये सिंगल वर्ड्स के बाद आएगा और ना ही डियर फ्रेंड ये फ्रेजेस के बाद आएगा। 2 चीजें हो गई कि ना तो ये सेंटेंस के बाद आएगा और ना ही डियर फ्रेंड ये फ्रेजेस के बाद आएगा।
इवन ये सेंटेंसेस के बाद भी उस सूरत में नहीं आएगा। अगर सेंटेंस के शुरू में फुल स्टॉप आ गया तो इवन ये सेंटेंस के बाद भी नहीं आएगा। दो चीजें मैंने पढ़ा दी। इससे भी माय डियर फ्रेंड आपकी जो सबसे ज्यादा गलतियां होती है ना, वो पंक्चुएशन मार्क्स की होती है। पंक्चुएशन मार्क्स में यूज ऑफ कैपिटल लेटर का मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने अभी 2-5 मिनट पहले आपको एक बात बताई थी। मैंने कहा डियर फ्रेंड, ऐसे के अंदर ना जब भी आप हेडिंग लिखोगे, क्या लिखोगे? हेडिंग्स। जब भी आप टाइटल्स लिखोगे, जब भी आप सब हेडिंग्स लिखोगे, उनके तमाम के तमाम वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। अब अक्सर ना हमारी एक कंफ्यूजन हो जाती है। यहां पे आप देखें ना, यहां पे मैंने लिखा इमरजेंस ऑफ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन का एस मैंने कैपिटलाइज कर दिया। सॉवरेन को प्रॉपर नाउन तो नहीं है। प्रॉपर नाउन तो जब भी जिधर भी जैसे भी आएगा कैपिटल। आगे फिर मैं गया, मैं नेक्स्ट सेंटेंस में इंडिपेंडेंट का आई कैपिटल कर दिया, लेकिन अगले में गया तो अगले के इवन ये हेडिंग थी तो इसके अंदर मैंने इंडिपेंडेंट का आई स्मॉल में लिख दिया। फिर आगे गया तो फिर एक दफा मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया। माय डियर फ्रेंड, रूल ये है, बड़े जरा गौर से आपने ये रूल्स पढ़ने। डियर फ्रेंड, हमारा रूल ये है कि जब भी हम हेडिंग लिखेंगे, ये हेडिंग है, ये टॉपिक ऑफ ऐसे जो होता है ना, ये हेडिंग होती है। टाइटल लिखेंगे, टॉपिक ऑफ ऐसे ही टाइटल होता है। टाइटल लिखेंगे, टाइटल ही हेडिंग होती है। तो इसके तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो है ना वो कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। दूसरा मैंने कहा जब भी आप सब हेडिंग लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन सब हेडिंग है, ओरिजिन ऑफ इंडिपेंडेंस सब हेडिंग है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट सब हेडिंग में भी ये रूल अप्लाई किया जाएगा। ये जो ब्लैक के अंदर लिखे गए हैं ना, ये ना तो टाइटल है, ना हेडिंग है, ना सब हेडिंग है, इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, इनमें इनका सिर्फ पहला ही लेटर कैपिटलाइज लिखेगा, या कोई प्रॉपर नाउन आएगा तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। बाकी तमाम के तमाम इनके लेटर्स जो हैं दे मस्ट बी रिटन विद अ स्मॉल लेटर एज वेल। इमरजेंसी का सॉवरेन स्टेट का एस स्मॉल आएगा। मीन बाय इंडिपेंडेंट का अगेन आई स्मॉल आएगा। लेकिन यहां पे ओरिजिन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, क्योंकि ये मेरी एक सब हेडिंग है, इसका आई और इसका एस जो है, आई भी कैपिटल करेंगे और इसका एस जो है ये भी हम कैपिटल करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा, बिलीव मी, आप अपनी आउटलाइन में वो जो 40 गलतियों को कोटा है, आप सारे का सारा कोटा जो है ना, में से मेजॉरिटी कैंडिडेट इधर पूरा कर लेते हैं। देखो, कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। मैंने क्या कहा, कैपिटलाइज द कीवर्ड ऑफ टाइटल, टॉपिक, हेडिंग, ये एक ही चीज है। और सब हेडिंग, ये रूल आर्गुमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। यहां पे देखें, मैंने मास इलिटरेसी जो है आई कैपिटल कर दिया, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ का आई और ई और जी कैपिटलाइज कर दिया। मैंने ये रूल आपको ये बताया है कि डियर स्टूडेंट, ये रूल उधर अप्लाई होगा, ये सिर्फ रूल हेडिंग और सब हेडिंग पे होगा। हेडिंग और सब हेडिंग के अलावा किसी भी जगह माय डियर सर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया? अब अगर डियर स्टूडेंट मैं आगे की तरफ मूव करूं तो रियल काम यहां से शुरू होता है। अब तक हमने सिर्फ एक चीज सीखी, और डियर स्टूडेंट अब तक हमने ये सीखा है कि आपने हेडिंग और सब हेडिंग कैसे बनानी है। अब जब एक आउटलाइन जो होती है ना, माय डियर स्टूडेंट, आउटलाइन की जो रियल स्पिरिट होती है उसकी आर्गुमेंट्स होती हैं। क्या आउटलाइन को एक जो ओवरव्यू प्रोवाइड करती है ना, वो आपकी आर्गुमेंट्स। अभी तक तो हमने उसका सिर्फ स्ट्रक्चर सीखा है, अब हम ये सीख रहे हैं। जैसा मैंने नीचे लिखा है, मैंने कहा तमाम के तमाम आपकी हेडिंग जो है, जैसा तमाम के तमाम हेडिंग्स को आप फर्दर इनरिच करोगे, उनको एक्सप्लेन करोगे, किसके जरिए? अपने आर्गुमेंट्स के जरिए। और आपके तमाम के तमाम आर्गुमेंट्स जो हैं वो फ्रेजेस पे आएंगे, और जैसे आपके हर एक आर्गुमेंट पे अलग पैराग्राफ लिखा जाएगा। एक एक आर्गुमेंट पे आपका पहला पैराग्राफ लिखा जाएगा।
मीन के कागज के नीचे आपने 10 आर्गुमेंट्स लिखे हैं तो वहां पे 10 पैराग्राफ लिखे जाएंगे। याद रख लें, यहां पे एक नोट करें, बड़े प्राइमरी हेडिंग जो होंगी ना उनके अंदर आर्गुमेंट्स ज्यादा आएंगे। मीन के आपके 80% आर्गुमेंट्स जो आएंगे वो प्राइमरी हेडिंग के नीचे आएंगे और बाकी जो आएंगे वो सेकेंडरी हेडिंग के नीचे आएंगे। मैं अगर डियर स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करूं तो ये देखें, ये एक ऐसे हम उठाते हैं, ये हमारा एक ऐसे है, ये ऐसे है टेररिज्म इन पाकिस्तान, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मैं इस ऐसे पे गौर करूं तो इस ऐसे में मेरे डियर स्टूडेंट मेरी 2 किस्म की प्राइमरी हेडिंग है। मेरी एक प्राइमरी जो हेडिंग है वो कॉजेज है और दूसरी प्राइमरी हेडिंग जो है कॉन्सिक्वेंसेस है। मैं सबसे पहले तो इसकी हेडिंग से एक रफ, जब मैं रफ काम कर रहा हूँ तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग बनाऊंगा। और इसकी हेडिंग मैंने कौन सी बनाई, मैं रफ काम में सबसे पहले इसकी यूनिवर्सल हेडिंग बनाई। यूनिवर्सल में एक इंट्रोडक्शन है, एक कंक्लूजन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने प्राइमरी हेडिंग बनाई, प्राइमरी में मेरी काजेज है और कॉन्सिक्वेंसेस है। और इसके बाद एक हेडिंग मैंने सेकेंडरी बनाई, वो सॉल्यूशन थी। माय डियर स्टूडेंट आप यहां पे जरा चीजें नोट करने वाली हैं, समझने वाली चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि आप अक्सर देखते हो कि बहुत से लोगों को, मैं भी देखता हूं, कि ये आउटलाइन आप जब स्टार्ट करने लगेंगे ना, आउटलाइन के ऊपर ये आप टॉपिक लिखोगे। टॉपिक अभी आउटलाइन नहीं शुरू की है। 90% ऐसे होंगे आउटलाइन से पहले इधर एक हेडिंग देंगे थीसिस स्टेटमेंट और अपनी थीसिस उधर लिख देंगे। माय डियर सर ये तो ऐसा ही है कि आपने कोई बात की है, पहले ही अपना फैसला सुना दिया। थीसिस तो आपका डिसीजन होता है। आपने, ये तो ऐसे ही है बेटे, कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, जज साहब ने ना मेरी बहस सुनी, ना आपकी सुनी, ना मेरी वकील की सुनी, ना आपके वकील की सुनी, और पहले ही अपना फैसला, और ना खुद पढ़ा, और पहले ही आते ही फैसला ठोक दिया, फैसला समझा दिया। माय डियर स्टूडेंट बेटे आज अगर आप रिकमेंडेड किताबों को पढ़ो ना, जो कमीशन ने रिकमेंड की है, या आप इंटरनेट, आपके पास बहुत बड़ी सोर्स है। अगर डियर स्टूडेंट आप इंटरनेट को स्टडी करो ना और लिखो वहां पे कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, तो आपको कभी भी ये जवाब नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये लोकलाइज किताबें, पाकिस्तानी, इंडियन भी नहीं, पाकिस्तानी किताबें या वेबसाइट से मिलेगा कि जी थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना वो आउटलाइन से पहले आ जाती है। तो बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसे ही है कि बेटे अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और आप अपनी फाइंडिंग पहले ही लिख दें, यार बेटे जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं ना तो सबसे पहले आप लिटरेरी रिव्यू से स्टार्ट करते हो, फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उसकी डिटेल्स को, डेटा कलेक्ट करते हो, एंड में जाके आपका डिसीजन आता है। ऐसे नहीं करना। थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आउटलाइन। अब दूसरी बात, माय डियर सर सीएसएस के अंदर आपको 90% कैंडिडेट वो मिलेगा जो इंट्रोडक्शन होगा ना, इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ भी नहीं लिखेगा, खाली उसकी हेडिंग देगा। अच्छा यहां पे एक बात नोट करने वाली बेटे, इस इंट्रोडक्शन को, जो आउटलाइन का इंट्रोडक्शन है ना, इसको एसे के इंट्रोडक्शन से नहीं कंफ्यूज करना है। बड़े एसे का इंट्रोडक्शन जो है ना वो आउटलाइन के बराबर होता है। मैं यहां पे ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। 2 चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी। एक मैंने आपको बताई आउटलाइन, ये यहां मैप बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें ना आपको समझ आ जाए। एक मिनट, यहां पे ये आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से होते हैं। हमने इसके 3 हिस्से बनाए थे। हमने डियर स्टूडेंट इसको जनरल स्टेटमेंट लिखा था, फिर डियर स्टूडेंट हमने स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी थी, फिर इंट्रोडक्शन के हमने इसकी एडिशन स्टेटमेंट लिखी थी, डिटेल यहां पे बताई थी। एडिशन में क्या था, प्राइमरी भी थी, सेकेंडरी भी थी, 2 में डिवाइड किया था। एक प्राइमरी थी और प्राइमरी के साथ साथ डियर स्टूडेंट हमारी दूसरी सेकेंडरी भी थी, और एंड में डियर स्टूडेंट हमारा जो पोर्शन था ये थीसिस स्टेटमेंट था। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब बहुत से लोग जो है ना इस इंट्रोडक्शन के आउटलाइन के इंट्रोडक्शन से कंफ्यूज करते हैं। आप बताते हैं आउटलाइन, बट डियर स्टूडेंट आउटलाइन जो है ना ये इसके 100% ये दोनों एक दूसरे के कॉपी पेस्ट होते हैं। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि आउटलाइन हेडिंग में लिखी जाती है, फ्रेजेस में लिखी जाती है,
और इंट्रोडक्शन जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट, वो सेंटेंस में लिखा जाता है। इसकी जो पहला हिस्सा बनेगा ना वो यूनिवर्सल बनेगा। क्या बनेगा? डियर स्टूडेंट, इसका जो सबसे पहला हिस्सा बनेगा ना वो यूनिवर्सल बनेगा। मुझे एक इसका पहला हिस्सा है ना जो है ना यूनिवर्सल होगा, ये यूनिवर्सल है। इसका दूसरा हिस्सा जो होगा ना वो अगेन ये जो आपकी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी है, इसका भी दूसरा हिस्सा जो होगा ना जैसे वो प्राइमरी होगा प्लस सेकेंडरी होगा, और इसका तीसरा हिस्सा जो होगा ना वो इसका डिस्टेंट कंक्लूजन होगा। ये यहां पे हम लिख देते हैं। ये एक दूसरे के 100% जो होते हैं ना कॉपी पेस्ट होते हैं। ये इंट्रोडक्शन था, और बहुत से लोग ना इस इंट्रोडक्शन को ये दोनों ये पूरी आउटलाइन और पूरा इंट्रोडक्शन बराबर होना चाहिए। अब बहुत से लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन दोनों की 100% एक दूसरे से रिफ्लेक्शन होनी जरूरी है। अब इस वजह से अब एक चीज नोट करें, बड़े अक्सर 90% कैंडिडेट सीएसएस के अंदर वो कैंडिडेट होता है जो सिंपल इंट्रोडक्शन की हेडिंग देता है। क्या करता है? ये बेटे इंट्रोडक्शन की हेडिंग देगा आउटलाइन के अंदर। अगर सिंपल आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हो तो इससे कंफ्यूजन हो जाती है। इससे कंफ्यूजन हो जाती है बेटे। इस इंट्रोडक्शन से ये नहीं, बाकी तमाम चीजें तो आपने दे दी, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी प्राइमरी हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग कौन सी है। सॉरी, नॉट प्राइमरी। एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जनरल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या है। देखो ना बेटे, सेकेंडरी हेडिंग भी आ गई आपके ऐसे की, ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गई एक दूसरे से। प्राइमरी भी रिफ्लेक्ट हो गई। थीसिस की जगह उसने कंक्लूजन लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन को तो बाइफरकेट थोड़ा सा कर दो। माय डियर फ्रेंड, जो सीएसएस का एक अच्छा कैंडिडेट होगा ना वो कभी भी इंट्रोडक्शन को अकेला नहीं छोड़ेगा। आउटलाइन इसके नीचे मिनिमम 2 पॉइंट लिखेगा, मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखेगा। और ये 3 पॉइंट जो होंगे ना ये बेटे आपके इंट्रोडक्शन के पहले जो 3 या 4 या 5 या 6 सेंटेंसेस को इंडिकेट करेंगे। मैं सपोज करता हूं मेरा टॉपिक है डेमोक्रेसी पे, और डेमोक्रेसी को मैंने इब्राहिम लिंकन की कोटेशन से स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर ये सट आउटलाइन में मैं खाली हेडिंग लिख देता हूं इंट्रोडक्शन की, तो मुझे बताएं मेरे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आउटलाइन को पढ़ के कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन को कैसे स्टार्ट किया? नहीं पता चलेगा। इस वजह से अगर यही डेमोक्रेसी पे लिखूंगा ना, इधर इंट्रोडक्शन में मैं आऊंगा ना, तो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट वो कोटेशन जो है सर सैयद अहमद खान की, मैं उसका यहाँ पे क्रक्स दूंगा, और यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 में पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डेमोक्रेसी इन द आईज ऑफ इब्राहिम लिंकन। मेरे ऐसे टेररिज्म पे, और मैं उसको स्टोरी से स्टार्ट करता हूं पिशावर एपिसोड से, तो मैं लिखूंगा कि इंसिडेंट ऑफ एपीएस। तो याद करें माय डियर फ्रेंड, ये इंट्रोडक्शन जो होता है, यहां पे एक स्टूडेंट ने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था सर आपने तो कहा है हर आर्गुमेंट में पैराग्राफ होता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन बेटे इंट्रोडक्शन के नीचे जो 3 आर्गुमेंट्स हैं उन पे सेपरेट पैराग्राफ नहीं होता। दे आर द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। जो पहला पैराग्राफ स्टार्ट होता है ना आपका, वो आपकी पहली हेडिंग से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन के जो 3 पॉइंट है ना बेटे, उनका क्या काम है? इंट्रोडक्शन की पहली 6 लाइंस को इंडिकेट करना। जर्नल को मैंने आपको बताया ना, मैंने इब्राहिम लिंकन से, अगर आप कोई ऐसे कोटेशन से शुरू करते हो तो कोटेशन का रिफ्लेक्स क्रक्स उधर आना चाहिए। मैंने लिखा है ना, मैंने कहा डेमोक्रेसी मेरे ऐसे था, और मैंने इसको स्टार्ट ही किया था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंट्रोडक्शन का ये जो मेरा ये वाला पहला पॉइंट है ना, तो यहां पे फिर उस जो कोटेशन है उसका क्रक्स आ जाएगा। अगर ये सेंटर मैंने कोटेशन से नहीं किया है, मैंने एवोल्यूशन से शुरू किया है। मैंने स्टार्ट किया है जी, शुरू में जब इर्तका हुआ तो जो फिजिकली स्ट्रांग बंदा होता था वो लीडर होता था, तो यहां पे मैंने इसका स्टार्ट किया। फिर एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज पे, फिर अगेन थोड़ा सा और नैरो किया। मैंने लिखा अकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल फिनोमेनन। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो आप
आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाती है। क्या आ जाती है? आप लिख देते हो व्हाट डज मीन बाय टेररिज्म। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, सिंपल उधर लिख दो कि आपके इंट्रोडक्शन का जो एंड होगा वो किससे होगा? थीसिस स्टेटमेंट से। तो ये नहीं लिखना चाहते ना तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखोगे, खाली वर्ड लिखोगे थीसिस स्टेटमेंट। इससे इंडिकेट हो जाएगा कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोडक्शन के एंड पे आई हुई है। तो 90% बेटे देखो, ये सिर्फ वो बंदा कर सकता है इंट्रोडक्शन को बाइफरकेट, 3 से ज्यादा नहीं करना, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। कन्वे क्या करना है? 3 चीजें। देखो इंट्रोडक्शन में 3 ही चीजें होती हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ये भी थी, अब बहुत से कहेंगे कि सर जो आउटलाइन वाला इंट्रोडक्शन था उसमें तो प्राइमरी और सेकेंडरी भी थी। बिल्कुल थी। तो कहेंगे सर ये आउटलाइन वाले इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं कन्वे करेंगे? बट ये कन्वे इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि इनका दोबारा आगे जिक्र आ जाता है ना। अगर मैं ऊपर इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी काजेस का जिक्र कर दूं, फिर नीचे भी कर दूं, तो रिपीटिशन हो जाएगी। तो इस वजह से बेटे 90% कैंडिडेट सीएसएस का वो होगा जो इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ भी नहीं लिखेगा। तो फिर बेटे इनको ना एग्जामिनर कभी भी क्रिएटिव लोग नहीं समझते। इस वजह से मैं आपको मशवरा दूंगा, इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग है ना उसको फर्दर 3 में डिवाइड करें। जर्नल लिखें, आपका ऐसे का स्टोरी से स्टार्ट है तो स्टोरी का क्रक्स लिखो, कोटेशन से स्टार्ट है तो कोटेशन का क्रक्स लिखो, बैकग्राउंड से स्टार्ट है तो बैकग्राउंड लिखो। 2 जर्नल लिखो, 1 जर्नल लिखो, 1 स्पेसिफिक लिखो। मैं क्या लिखूंगा? मैं आइडियल लिखूंगा एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, फिर मैं लिखूंगा व्हाट डज मीन बाय टेररिज्म, और इसका तीसरा पॉइंट जो है मैं वो थीसिस स्टेटमेंट कर लिख दूंगा। उसके बाद माय डियर फ्रेंड मेरी पहली प्राइमरी हेडिंग आ गई, और मेरी पहली प्राइमरी हेडिंग जो है वो मैंने लिखी कॉज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। अब यहां पे मैं एक बात बताता जाऊं, बेटे एग्जामिनर हमेशा आपसे ये डिमांड करता है कि आपकी आउटलाइन बड़ी एक्सपेंसिव होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हम एक्सटेंसिव नॉट एक्सपेंसिव, हम एक्सटेंसिव आउटलाइन उस आउटलाइन को समझते हैं जो मिनिमम आप समझें बेटे 2.5 पेज पे मुश्तमिल हो, वो एक अच्छी आउटलाइन होती है। अगर 2.5 पेज से कम, मैं अब्दुल गफ्फार लेता हूं, एंड पे क्वेश्चन लेता हूं, अगर 2.5 पेज से कम आउटलाइन है तो उसको अच्छी आउटलाइन कंसिडर नहीं किया जा सकता। ये बता दें अब्दुल गफ्फार, क्वेश्चन करने में फिर आगे मूव करता हूं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इंट्रो में बताया कि सर ना मतलब है उसकी जो आप मतलब सब 3 में डिवाइड करेंगे ना हेडिंग में, उसको तो जो थीसिस स्टेटमेंट है सर उसका फिर उधर ऊपर लिखना है या उसके ऊपर साथ नहीं, लिखने की मतलब है सिर्फ बेटे उसका तीसरा लफ्ज जो होगा सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड आएगा, थीसिस इधर नहीं लिखोगे। उसको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन का आखिरी पार्ट जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, थैंक यू जी। वकार बताएं। सर आपने कहा है कि इंट्रोडक्शन की जो आपने जो सब हेडिंग देनी है उसमें आप पहले लिखें कि अगर एनेक्डोट से स्टार्ट किया है कि जैसे टेररिज्म में आप एपीएस का हवाला दे के शुरू करते हैं, तो एपीएस की जो अलूजन है वो तो एक क्लियर कट है कि वाकई ये टेररिज्म और हर बंदे को पता है। अब वहाँ पे अगर हम कोई एनेक्डोट लिखते हैं, कोई जनरल स्टोरी लिखते हैं कि अली एक बच्चा है तो वो उसका ये हुआ तो वो किसी जो है नो यार टेररिज्म ये के इंसिडेंट तो का पहली शिकार हो बात गया। ये है कि ऐसी स्टोरी आप लिखोगे तो दिस इज वेरी ऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्टोरी। अगर फिर भी लिखते हो तो आपको ये आर्ट फिर डेवलप करनी होगी कि जो भी स्टोरी लिखी है उसका क्रक्स आना चाहिए, उधर हर सूरत में आना चाहिए। मतलब हवाला फिर भी देना है उसका, बिल्कुल जहाँ से देना स्टार्ट है। लेना। जी बिल्कुल देना है, ताकि आपकी आउटलाइन कोई पढ़ के ना आपके एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इसका स्टार्ट कैसे लिया हुआ है। ठीक। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप बातें हैं, मैंने कहा कि एक आइडियल आउटलाइन जो होती है ना वो 2.5 पेज पे आती है। अब एक आउटलाइन को एक्सटेंसिव करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये होता है कि आप 50 आर्गुमेंट्स लिख दो, काजेस 20 लिख दो, 10 कंसिक्वेंसेस लिख दो, 10 सॉल्यूशन, 40 आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। 3 घंटों में आप 40 आर्गुमेंट्स पे लिख तो नहीं सकोगे, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है कि जो जो आर्गुमेंट्स लिखोगे ना, हर आर्गुमेंट पे एक कंप्लीट पैराग्राफ होना जरूरी है। आपने जितने भी आर्गुमेंट लिखनी है, हर आर्गुमेंट पे एक कंप्लीट पैराग्राफ होना जरूरी है। तो गलती कर गए आप, आपने लिख 40 दी, टाइम आपके पास होता है बेटे 18 से 20 का, तो ये तो फिर गलत अप्रोच हो गई ना।
मैंने कहा आउटलाइन एग्जामिनर की ये ख्वाहिश होती है कि इट शुड बी वेरी एक्सटेंसिव आउटलाइन, बड़ी आउटलाइन होनी चाहिए, फैसिलिटेटर होनी चाहिए। मैंने पहला मेथड आपको ये बताया कि आउटलाइन को प्रोलॉन्ग करने के ना 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, मुझे 1 मिनट दें, 1 मिनट दें, मैं सब आ गए हो? सदीक इसका चार्जर तो ले आओ लैपटॉप का। हाँ इधर पड़ा हुआ है, मुझे लगा के देने। इधर है, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैंने कहा सर एक आउटलाइन को बड़ा करने के 2 मेथड जो पॉपुलर मेथड हैं। बहुत से लोग जो एक मेथड, वो एक बात सुन लेते हैं जी, और एग्जामिनर ना लंबी आउटलाइन को पसंद करता है, आगे कुछ सुनते नहीं है। वो क्या करेंगे, वो 50 आर्गुमेंट्स बना लेंगे। बड़े 50 पे तो आप नहीं लिख सकते ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। You would be unable to write down again on the 50 arguments as well. मुमकिन ही नहीं है कि आप 50 पे लिख सको। अब दूसरा मेथड ना, जो एक अक्लमंद स्टूडेंट, एक अच्छे बच्चे करते हैं ना, डिफरेंट वो ये है कि आप अपनी आर्गुमेंट्स को सब आर्गुमेंट्स में डिवाइड करो। मैं अभी आपको करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमने सबसे पहली हेडिंग बनाई काज ऑफ टेररिज्म, और हमने सबसे पहली जो काज लिखी ना, हम लिखी पुअर लॉ एंड ऑर्डर। हम कहेंगे हमारे यहाँ टेररिज्म की लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक नहीं है। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हुआ ना, तो वो बेटे फर्दर एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेगा। देखो जब भी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो हम 2 ही एग्जांपल देंगे। एक एग्जांपल तो आप सेमीकोलन उसके एंड पे लगाओ और उसकी फर्दर सब आर्गुमेंट्स दे दो। सब आर्गुमेंट्स का मतलब ये है कि मैं जब पुअर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूंगा, मैं सबसे पहले सिचुएशन इन फाटक की बात करूंगा, दूसरी में इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान की बात करूंगा। यहाँ पे बात सुने, वहां से दूसरी बात बेटे गौर से सुने, ये सब आर्गुमेंट्स पे कभी भी सेपरेट पैराग्राफ नहीं होता। ये तो खाली आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट कर रहे हो। मैंने दूसरा लिखा मास लिटरेसी। अगेन डियर स्टूडेंट, मैं एक अच्छा कैंडिडेट होता ना, मैं जानबूझ के, अगर आप इसके अच्छे कैंडिडेट होते तो आप इसको भी बाइफरकेट करते। आपकी मर्जी है, मिनिमम 1 में कर सकते हैं, मैक्सिमम 2। मैं पता है क्या लिखता, मैं मास लिटरेसी के बाद कॉलन लिखता और नीचे में नंबर 1A लिखता कि 24.2 मिलियन चिल्ड्रन आर स्किल्ड आउट ऑफ स्कूल। हमारे यहाँ तो ये 2 करोड़ बच्चे बनते हैं, 2 करोड़ बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल। फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, मैं इसके भी सेमीकोलन लगा के इसमें मैं लिखता कि एग्जाम्पल ऑफ कुलभूषण जाधव। अब इसका एक और भी मेथड होता है सब आर्गुमेंट्स का। देखो सपोज हम कंसिक्वेंसेस पे मूव कर गए, हमने कहा पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, और कभी कभार आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप कॉलन लगाएंगे सिंपल। यू विल नॉट यूज दिस सेमीकोलन। सेमीकोलन की जगह आप कॉलन जब डियर स्टूडेंट लगाया जाता है तो हम पैराग्राफ जो होता है हमारा ब्रेक नहीं होता। हमारा कभी भी पैराग्राफ जो होगा वो ब्रेक नहीं होगा सेमीकोलन जब आप कॉलन लगाओगे तो कॉलन लगाओगे तो डियर स्टूडेंट उसके सामने लिखा जाता है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉलन लगा के उसके सामने ही हम लिख दिया डिक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड सर्ज इन इंपोर्ट्स। नीचे में हमने लिखा ह्यूमन लॉसेस। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो इसकी भी बाइफरकेशन करेंगे। देखो फर्क क्या है, बट कॉलन लिखोगे ना, कॉलन में पैराग्राफ ब्रेक नहीं होता जैसे कि यहां पे मैंने किया, उसके सामने लिखा जाता है। और सेमीकोलन होता ना तो उसके नीचे फिर लिस्ट बनानी पड़ती है, या ए की और बी की। आप बेटे 2 से ज्यादा नहीं जाना, मिनिमम 1। तो आप अपने आर्गुमेंट्स को ना फर्दर आर्गुमेंट्स में डिवाइड कर दो, सब आर्गुमेंट्स में। लेकिन एक चीज याद करनी है
कि डियर स्टूडेंट ये सब आर्गुमेंट्स पे अलहदा पैराग्राफ नहीं होते। यू आर नॉट सपोज टू रिक्वायर्ड सब आर्गुमेंट्स पे, क्योंकि ये तो उसी आर्गुमेंट का हिस्सा होता है, ये तो एग्जांपल्स होती हैं। यहां पे 1 मिनट मैं जाता हूं ना, वापस जाता हूं तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी। मैंने यहां पे डियर स्टूडेंट आपको एक बात बताई, ये देखें, मैंने कहा एवरी पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इन सब पॉइंट्स in order to explain the content of the paragraph, but at some point separate paragraph of not required, कि सब पॉइंट्स पे कभी भी सेपरेट पैराग्राफ नहीं होते। जरूर बनाने हैं, उससे आपकी आउटलाइन एक अच्छी 3 पेज पे चली जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, मैंने नीचे लिखा है कि सेंटेंसेस आर नॉट रिकमेंडेड। आउटलाइन में सेंटेंस देखो, मैंने लफ्ज नॉट अलाउड नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, रिकमेंड नहीं किया जाता। कभी कभार ये होता है कि किसी चीज को बट आप सेंटेंस में कन्वे नहीं कर सकते, सॉरी फ्रेज में कन्वे नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि आप फ्रेज में नहीं कन्वे कर रहे हैं ना, आप बेशक उसका एक सेंटेंस बना दो, लेकिन मैंने कहा रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। डेसेंट योर आउटलाइन शुड बी फ्लॉलेस। आपकी आउटलाइन में किसी भी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए, गलती के तो चांसेस ही नहीं है। And it must be beautiful presentation. Beautiful presentation का मतलब ये है, मैं अभी आपको समझाता हूं कि जैसे सबसे पहले आपके पास 2 मार्कर होने चाहिए, one would be blue and the second one would be black. 2 पॉइंटर से लिखते हो तो पॉइंटर होने चाहिए, बॉल पॉइंट से लिखते हो तो बॉल पॉइंट होनी चाहिए। सबसे पहले ये पहला, मैं इसकी 1 मिनट आपको थोड़ी सी बाइफर्केशन बताता हूं। तो पहला पेज जो होता है ना डियर स्टूडेंट, वो हमारा हाफ पेज होता है। ये हाफ पेज होता है, 1 मिनट, ये आप समझें आपके इस टाइप के पेज होते हैं। ये मैं बना देता हूं, आपको पूरी प्रेजेंटेशन समझा देता हूं। ये खराब है, देख लेट ही खराब है, इसको ठीक करवा कर लो। छोड़ दो, मैं ठीक करता हूं, छोड़। मेडिसिन ये पेज होता है ना बड़े, ये हाफ पेज होता है, क्योंकि इसके ऊपर पीछे रोल नंबर वगैरह होते हैं, इसको काट लेते हैं ना। और एक पेज पे ना मोस्टली 29 लाइंस होती हैं, ये ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे एक हाशिया एक साइड पे होता है, दूसरी साइड पे अपने खुद लगाना होता है यहाँ पे राइट फ्रॉम हियर। सबसे पहले डियर आपके पास मार्कर होनी चाहिए या पॉइंटर होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मार्कर से टॉपिक लिखें, टॉपिक कॉलन डाल के पूरा टॉपिक लिखें। और डियर इसके बाद दूसरा जो ब्लैक मार्कर है ना, कलर कॉम्बिनेशन चूज करें, आउटलाइन दूसरे मार्कर से, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ। दूसरे मार्कर से आप अगेन वो लिखें, देखो ये टाइटल, ये ऐसे ही लिखना है टॉपिक, इसके एग्जैक्ट दरमियान में दूसरे मार्कर से आउटलाइन लिखनी है। अच्छा, ये जो है ना, ये पॉइंटर से लिखें, क्योंकि मार्कर से पॉइंटर से लिखें और ये दूसरे कलर से लिखें, ये फिर अगेन पॉइंटर से लिखें, इसकी बाइफर्केशन करें। तो इस तरीके से जो है आपकी एक अच्छी आउटलाइन जो होती है वो 3 पेज तक जरूर जाती है, मार्कर इसका। अब ये 2-4 आउटलाइन हम पढ़ते हैं ताकि चीजें समझ आनी शुरू हो जाएं, फिर मैं आपको टेस्ट लूंगा। हमने कहा अभी मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी सी बतानी है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। और दूसरी बात है, आउटलाइन शुड बी फ्लॉलेस। आउटलाइन में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। आउटलाइन में गलती करना ना, दिस इज इक्वल टू सम क्राइम, क्राइम के बराबर है आउटलाइन के अंदर गलती करना। हमने जहां पे ऐसे लिखा, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। 2 प्राइमरी, पहले रिसोर्सेज और दूसरी पुअर इन मैनेजमेंट। जब हमने इसकी आउटलाइन बनाएंगे तो अगेन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया हमने, अगेन पहले जनरल स्टेटमेंट लिखी, हम लिखा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, फिर और नैरो डाउन किया रोल ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, और एंड पे हमने एक जनरल लिख दिया इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान एज इंडिपेंडेंट स्टेट।
ये हमारे पहली प्राइमरी है, हमने मार्कर से लिखी। हमने लिखा अबेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स। जैसे अगर मैं अच्छा कैंडिडेट हुआ तो यहाँ मैं लिखूंगा कि इतने % पाकिस्तानी जो है ना, दे आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। सॉरी, मैं लिखूंगा इतने % पाकिस्तानी जो है ना, उसके 60 ईयर से कम एज के लोग हैं। जरूर इसका जिक्र करूंगा। फर्टायर एग्रीकल्चर लैंड, अगर अच्छा कैंडिडेट हुआ तो मैं लिखूंगा कि पाकिस्तान की शुगर कैन में ये है, गंदम में इतनी प्रोडक्शन है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में सी पैक का इसके अंदर जिक्र करूंगा। इसके बाद ये फ्रेंड, यहाँ पे देखे ना, मैंने एक हेडिंग दी, ये जरा गौर करने वाली बात है। ऊपर मैंने दी, ये आप समझ रहे हैं कि मैं सेकेंडरी हेडिंग दे रहा हूं या प्राइमरी दे रहा हूं। मैंने लिखा काजा पुअर इन मैनेजमेंट, और नीचे मैंने लिखा पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट। ये तो एक ही हेडिंग को मैं 2 दफा रिपीट कर रहा हूं। ऊपर और नीचे वाली हेडिंग एक ही है, और से पढ़े ना, ये एक ही हेडिंग है। जैसे कभी भी, तो इस वजह से ये हेडिंग जो है ना, ये हरगिज़ नहीं आएगी। तो कभी भी आप किसी हेडिंग को रिपीट नहीं कर सकते। यहां पे ना एक और भी आपको मैंने चीज यहां पे बतानी थी, और ये चीज मैंने आपको ये बतानी थी। बट कभी कभार ना एक आप काम करते हो, कभी कभार आप समझते हो कि टाइम भी नहीं है आपके पास। क्या? अब ये एक आउटलाइन है, हमारे आउटलाइन है, वार एंड टेरर हैज कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग ह्यूमन राइट अब्यूज, जनरल की इंट्रोडक्शन। और ये मेरी एक सेकेंडरी हेडिंग है, मैं लिखा बेसिक ह्यूमन राइट। मैं जरा पहले केस बिल्ड करना चाहता हूं कि कैसे वायलेट होना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कौन कौन से। मैंने यहां पे एक हेडिंग दी, मैंने लिखा बेसिक ह्यूमन राइट्स। मैंने पहले लिखा फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक पैराग्राफ इस पे आएगा। राइट ऑफ लाइफ पे एक पैराग्राफ आएगा, राइट ऑफ जस्टिस पे। अच्छा, इससे ना रेपिटेशन होनी शुरू हो जाती है। कभी कभार आप ये कर सकते हैं, बेटे जब आप समझते हैं ना, सेकेंडरी हेडिंग आपने एक दी है, लेकिन आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, ज्यादा उस पर नहीं लिखना चाहते ना, आपको पता है क्या करना है। एक अच्छा कैंडिडेट होगा तो वो ऐसे लिखेगा, वो सिर्फ बेसिक ह्यूमन राइट की हेडिंग देगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखेगा। या डियर स्टूडेंट, आपने किसी हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि सारे के सारे ह्यूमन राइट्स इकट्ठे एक ही पैराग्राफ में आ जाएंगे। लेकिन अगर इसका 1 2 3 बताओगे, लाइक इस तरह बनाओगे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अलग होगा, राइट ऑफ लाइफ पे अलग होगा, राइट ऑफ जस्टिस पे अलग होगा। तो कभी कभार माय डियर फ्रेंड ये भी आप कर सकते हो, और ये ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप समझते हो कि सेकेंडरी हेडिंग देना भी लाजिम है, टाइम भी नहीं है। बहुत बेहतर है कि बजाय उसकी बाइफर्केशन करके हर एक पे अलहदा लिखो, खाली हेडिंग दे दो। हेडिंग का मतलब है वो सारी की सारी एक ही पैराग्राफ में मर्ज हो जाएगी बातें, ये सारी की सारी बेसिक ह्यूमन राइट में मर्ज हो जाएंगी, सारे के सारे बेसिक ह्यूमन राइट ऐसे इकट्ठे आ जाएंगे। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल बेटे, एक ये ऐसे है, ये ह्यूमन राइट वाला है, यहां पे आप काजेस भी देना चाह रहे हैं वार एंड टेरर की। ये प्राइमरी हेडिंग तो नहीं है, ये तो हमारी सेकेंडरी हेडिंग है। अगर सेकेंडरी हेडिंग पे आप हर एक काज पे पहले लिखते हो पॉवर्टी, करप्शन, तो ये तो बहुत लंबी हो जाएंगी काजेस, तो आपके पास तो टाइम ही नहीं बचेगा कि आप अपनी प्राइमरी हेडिंग पे फोकस कर सको। तो कभी कभार ये कर सकते हैं कि आप समझते हैं ना, अगर कि एक हेडिंग देना जरूरी है। मुझे 1 मिनट, एक कॉल अर्जेंट है, मैं सुन लूं।
अगर केस स्टडी देनी होती है ना, तो केस स्टडी का भी यही होता है कि कंक्लूजन के बाद इधर एक हेडिंग आ जाती है, कंक्लूजन से सॉरी पहले, सोल्यूशन के बाद इधर एक और हेडिंग दूंगा और उस हेडिंग में लिखूंगा केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ वार ऑन टेरर डिपेंडेंट कंट्री, या कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा आउटलाइन का मेथड। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन जो हैं आप पहले क्वेश्चन करें। अभी कुछ और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह मैंने बतानी है, वो आगे मैं बात करूंगा। ये फैज आप बताओ। अच्छा सर, ये आउटलाइन जो हमने आज पढ़ी ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए ये डिस्क्रिप्टिव की, अभी आर्गुमेंटेटिव की हमने नहीं पढ़ी है। अच्छा, आप डियर स्टूडेंट मैं आपको 1 घंटे जी पहले सिद्रा का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं एक आउटलाइन आपको देता हूँ। जी सिद्रा। सर अगर टॉपिक की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी हो तो उसको हम इंट्रोडक्शन, कुछ जो आउटलाइन का इंट्रोडक्शन है उसमें हम उसको मेंशन करेंगे, क्योंकि आपने कहा था 2-3, क्योंकि वही चीजें मेंशन बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर आपने तो कहा था कि वही चीज लिखनी है जो आगे इंट्रोडक्शन में लिखनी है, लेकिन ये तो एक अलग से आगे पैराग्राफ में बनाऊंगी। अगर पैराग्राफ आपने मसलन किस चीज पे आप पैराग्राफ बनाना चाह रही हैं? सर जैसे टूरिज्म का टॉपिक है तो मैं वैसे कुछ जनरल लिखना चाह रही हूँ कि टूरिज्म कैसे एक कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो वो तो बेटे इंट्रोडक्शन में आ गई थी, वो चीजें तो सारी इंट्रोडक्शन में आपने लिखनी थी, उन पे फिर अलग पैराग्राफ नहीं लिखना है। हाँ ये लिख सकती हैं अगर आप लिखना चाहती हैं ना जी। ऊपर हेडिंग बनाए इंट्रोडक्शन की, नीचे एक और हेडिंग बनाए, उसमें लिखें कि इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो वो सारे के सारे जैसे बेसिक ह्यूमन राइट, ये भी मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग की है ना। जी सर। ठीक है, तो वो सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंस जो है वो एक पैराग्राफ में आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है कि इंट्रोडक्शन के बाद एक हेडिंग बना दें। सही है। ठीक जी। अब्दुल फहीम, सॉरी अब्दुल्ला फहीम। सर जो जिस तरह आपने ये बताया है इंट्रोडक्शन में हमने इसको ये 2 या 3 में इसको कर लिया, इस तरह हम कंक्लूजन में नहीं करेंगे? बेटा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आपको पता है रेपिटेशन होती है एक दूसरे की ना, तो कंक्लूजन खाली हेडिंग आती है, कंक्लूजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि दोनों रेपिटेशन होती है। जी जी अब्दुल गफ्फार आप बताएं। सर इसमें हम मतलब एक अच्छी आउटलाइन के लिए हम कितनी मतलब इसकी आउटलाइन बना सकते हैं, मतलब अच्छी और उसमें 2.5 पेज तक। और सर हम इस तरह कर सकते हैं कि जो सब हेडिंग है मतलब उसकी जो उसको हम आगे नीचे जो क्लासिफाई करेंगे उनको 2-2 3-3 को इकट्ठे करते जाए। नहीं कर सकते, हर एक पे अलग पैराग्राफ लिखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी फैजा आप बताएं। कितने पेज पे आनी चाहिए आउटलाइन? बेटे 2.5 पेज पे। हाफ तो सर मतलब कि बहुत सी कोशिश भी कर ले तो वो मतलब वो नहीं बनती। क्यों नहीं बनती बेटे? देखो जब आप अपने आर्गुमेंट्स को सब आर्गुमेंट्स में डिवाइड करते हो ना, जब आप सब आर्गुमेंट्स में डिवाइड करते हो ना तो तब हो जाता है। सर एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आजकल ये टॉपिक बहुत आ रहा है एफपीएससी में भी ना, यूथ बेल्ट। आपकी बुक से भी मैं ये पढ़ रही थी तो वो मैं खुद ही लिख रही थी आपकी आउटलाइन से, तो वो मैक्सिमम 1 पेज पे ही आ गई थी पूरी। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने कहा फैजा जब आप आर्गुमेंट्स को फॉर द सब आर्गुमेंट्स में डिवाइड करोगी ना तो पहला पेज तो वैसे भी हाफ पेज होता है, आप आराम के साथ 2 पेज या 2.5 पेज पे चले जाते हैं। सर 2 पे भी जाए तो फिर इट्स ओके। 2 is fine, 2 is fine and 2.5 is ideal. जी हनान आप बताओ। सर आपने वो बताया था कि कब कैपिटलाइज करना है टाइटल को, टॉपिक को, आप वो जरा ब्रीफली रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा जब भी आपको टाइटल लिखोगे, वो टॉपिक लिखोगे, उसका तमाम के तमाम कीवर्ड्स कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, कंजंक्शन। इसके अलावा जितने भी बाकी लफ्ज जो होते हैं कीवर्ड्स कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। एंड सर ये फ्रेजेस के बाद कभी फुल स्टॉप नहीं आएगा? नहीं बड़े फुल स्टॉप ये एक रूल है कि फुल स्टॉप ओनली अपीयर एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेज के एंड पे तो कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी वकार आप बताओ।
सर जो आपने ये कहा कि जो पॉइंट्स हैं उनके अब सब पॉइंट्स जो हैं आप हमने लिखने हैं उसमें थोड़ा उसको एक्सटेंसिव बनाने के लिए, तो ये जो सब पॉइंट्स हैं इसमें हमने अपना एविडेंस लिखना है या जो जनरल हम उसके रिलेटेड कोई चीज़ लिखें कि मसलन अगर हमने कोई स्टैट दिया है तो वो स्टैट के साथ उसका सोर्स भी मेंशन करना है उधर ही? नहीं, सोर्स नहीं मेंशन करना, सिर्फ स्टैट उसका मेंशन करना है। जी ठीक है, थैंक यू। मेन फिगर्स को कोटेशन है, कोटेशन का क्रक्स करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आज की क्लास बेशक हमारी थोड़ी सी लंबी क्लास है। अच्छा, एक और मैंने आपसे सजेशन पे जरा डिस्कशन करनी थी कि इस क्लास का आई वांट टू चेंज द टाइमिंग। अगर हम इसको 8:30 पे ले जाएं, पहले आपको पता है कि हमारा क्लास का जो टाइमिंग 7:10 पे हम मोस्टली शुरू करते हैं, तो अगर हम इसको 8:30 पे ले जाएं तो किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, अगर वो ज्यादा सूटेबल होगा। जी सैफ बताएं, सैफ बताएं, मैं सुन रहा हूँ। जी सर सॉरी लेकिन वो 9 o'clock में जॉब स्टार्ट होती है। अच्छा ठीक है, हम टाइम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। एक बच्चे को भी इशू हो तो नहीं, बस ठीक है, ये टाइम ठीक है, फाइन, परफेक्ट। अच्छा, अब जैसे मैं एक टॉपिक आपको दे रहा हूँ बेटे, अगर किसी एक बच्चे का भी इशू है ना तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो क्योंकि सैफ ने बता दिया उसका इशू है तो टाइम विल रिमेन द सेम, ठीक है, टाइम हम नहीं चेंज करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक है हायर एजुकेशन इज एन एजेंट। इसकी फुल फ्लैज आउटलाइन आपने बनानी है, बेशक 1 घंटा ले ले, मुझे आपने अभी टाइम 10 o'clock तक ये आउटलाइन भेजनी है। जी हनान आप बताएं। सर आपने कहा था कि सब आर्गुमेंट्स लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो पॉइंट ए बी कर लें या कॉलन लगा के लिख लें, तो सर आप रिकमेंड कॉलन लगाओगे? जी बेटे मैंने कहा कि 2 तरीके होते हैं, सेमी कॉलन लगाओगे तो फिर डिवाइड करना पड़ता है ए बी में, कॉलन लगाओगे ना तो उसके सामने ही लिखना पड़ता है, ना कि उसको डिवाइड किया जाता है। सर रिकमेंडेड कौन सा है? दोनों हैं, दोनों का मिक्सचर यूज करोगे ताकि वेरिएशन का पता चले, इसी को तो एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है सर। ये साथ खटक आप बताओ। ये एक टॉपिक लिख लें सारे, एक और टॉपिक भी मैं देता हूं, लिख लिया? मैं दे देता हूं। ये अब 2 टॉपिक मैंने आपको दे दिए, करप्शन इज मदर ऑफ ऑल इवल्स और दूसरा है हायर एजुकेशन इज एजेंट ऑफ चेंज। ये 2 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक पे एक बड़ी अच्छी कंप्रिहेंसिव पहले रफ बनाएं, फिर उसको नीट करके खूबसूरत किस्म की आउटलाइन लिखनी है। और ये 10 o'clock तक, मैं 1 घंटा दे रहा हूं, 10 o'clock तक आपने मुझे ये आउटलाइन भेज देनी है। होपफुली इंशाल्लाह आज ही चेक करके मैं आपको भेज दूंगा। आप में से कोई मीटिंग इसके बाद टॉपिक के बाद लीव करना चाहता है तो आप लीव कर सकते हैं।